एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किसी भी वीडियो के, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, लगभग 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ए, बी और सी। गंगा और सोन जैसी कई नदियां मगध से होकर बहती थी इस वजह से, और मगध के कुछ भाग वन आच्छादित थे यानी वन थे, और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। तो ये रीजन रहे जिससे कि 200 वर्षों में लगभग मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर सेकंड, बिंबिसार। तो पहले अगर शासक की बात करें मगध महाजनपद के तो वो बिंबिसार थे। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मगध जो है लगभग 200 साल के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, और गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। और इसकी बात करें तो ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये जो नदियां थी। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। तो इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। शत्रु भी कहते हैं इसको, शत्रु भी कहते हैं। तो ये बिंबिसार का ही बेटा था अजातशत्रु। तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, यानी काफी बड़ा एरिया जो है इन्होंने कवर कर लिया था। बिहार में राजगृह, जो कि आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। और बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आजकल पटना के नाम से जाना जाता है, इसको राजधानी बनाया। तो 2300 साल से पहले की भी बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी उसने क्या किया, मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। तो जब उसने मगध की ओर बढ़ना चाहा, कूच करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से डर गए थे कि भाई भारत के शासकों के पास जो है पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही ऑप्शन चुनें। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, दोनों ही सही हैं। यहाँ पर रीजन भी सही दिया गया है कि बाद के वैदिक काल के दौरान ब्राह्मणों ने लोगों को वर्ण नामक 4 समूह में विभाजित किया, और ये विभाजन निम्न वर्णों के खिलाफ पदानुक्रम और भेदभाव की प्रणाली पर आधारित था। तो निम्न वर्ण जो नीचे लेवल पर रखे थे लोगों को, उनके साथ एक तरह से भेदभाव इसमें होता था। तो बहुत से लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित वर्णों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो दोनों ही सही हैं, रीजन भी दिया गया है सही यहाँ पर। इस वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। अब वर्ण जो है ना, वर्ण में अलग अलग काम था सभी वर्णों के लिए। तो 4 जो वर्ण थे, ये एक तो था ब्राह्मणों का, दूसरा था क्षत्रियों का, तीसरा था वैश्यों का जिन्हें विश्व भी कहते हैं, और फोर्थ जो था वो था शूद्रों का। अब देखो इसमें काम क्या क्या थे। जो ब्राह्मण थे ना, उनका काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिनको क्षत्रिय कहते थे, और इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, जो क्षत्रिय थे। तीसरे स्थान पर जो थे ना, इनमें शामिल थे कृषक, पशुपालक और व्यापारी, जिनको भी वैश्य कहते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का भी अधिकार था। और वर्णों में अंतिम स्थान जो था शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार भी नहीं था, और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था, नीच माना जाता था, मतलब नीचे रखते थे एक तरह से। तो महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। इनको मतलब इतना भी अधिकार नहीं दिया गया। बाकी यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो महिलाओं को अधिकार पहले मिलते नहीं थे, तो ये अभी आज के समाज में मिलते हैं अधिकार जो मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब भाई देखो, इन्होंने वर्ण तो बना दिए, अब जो जिस वर्ण में जन्म लेता जाएगा वो उसको वही वर्ण मिलता जाएगा। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर भाई ब्राह्मण, माता पिता की जो संतान वो ब्राह्मण ही होएगी, और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत जो कि वो निचले वर्ण में थे, जैसे शूद्र वगैरह।
तो अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ इनमें वे लोग भी आते थे जो इन शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, जो शवों को जलाने या दफनाने का काम करते थे। तो इन लोगों से संपर्क जो है अपवित्र माना जाता था कि भाई ये शुद्ध नहीं है। तो कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ भी मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे कि भाई जन्म होगा तो भाई वही वर्ण मिलेगा। तो इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। तो क्योंकि व्यवसाय के आधार पर भी अब देखो ये वर्ण में बट गए, फिर व्यवसाय भी वैसे ही उनके, और फिर उसी के आधार पर जो है भेदभाव भी होगा। तो जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका ही हो, जैसे शूद्रों को और महिलाओं को किसी अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो यानी कि जो ये प्रभाव था ना, इसका जो वर्ण व्यवस्था थी, इसका पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं था, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र जो था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पर इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी पर विचार करें, सही ऑप्शन चुनें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, पहला गलत है, दूसरा सही है। महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित कर वसूल करते थे, तो ये बात गलत है। बाकी लोग भी थे, अभी देखेंगे आगे। और उपकरण बनाने और कृषि में प्रगति के कारण अधिक अनाज का उत्पादन हुआ। जब कृषि में एक तरह से परिवर्तन हुआ, भाई उपकरण बनने लगे, एडवांस टूल आ गए, तो फिर क्या हुआ, उत्पादन भी बढ़ गया उसी हिसाब से। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, दूसरी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं था, यानी रेगुलर टैक्स नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फैमिली पर टैक्स नहीं लेते थे ये, फसलों पर भी लेते थे, शिल्पकारों पर भी और चरवाहों पर भी। अब महाजनपदों के बारे में और टैक्स जो सिस्टम था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की भी जरूरत पड़ती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ती थी। तो अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, क्योंकि पहले तो बस उनको उपहार मिलते थे, उस पर ही वो निर्भर रहते थे। फिर इन्होंने क्या किया, टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब इन पे कई चीज़ों पर टैक्स लगाए, जैसे कि भाई पहला तो फसलों पर कर लगाया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, ज़्यादातर लोग किसान थे, तो ज़्यादा टैक्स वहीं से आता था। तो प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा वो लेते थे। तो 1/6वां हिस्सा ये कर के रूप में लेते थे, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी ये टैक्स लगाते थे। तो कारीगरों के ऊपर भी जब ये टैक्स लगाते थे तो ये प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि भाई काम करके वो चुकाते थे। जैसे कि एक जो बुनकर है या फिर लोहार है या फिर सुनार है, राजा के लिए महीने में 1 दिन काम उसको करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, जो एक तरह से चरवाहे भी बोल सकते हैं हम इन्हें। तो चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद यानी कि भाई दूध वगैरह है वो उसको देना पड़ेगा। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो इस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में ये टैक्स लेते थे। महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी महाजनपदों की राजधानी नहीं होती थी। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो यहाँ पर ये इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को शामिल कर दिया है, क्योंकि महिलाओं को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। बाकी ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं एथेनियन लोकतंत्र से रिलेटेड। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की, तो जिसको कि प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र कहते हैं। ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। 30 साल से ऊपर के जो भी पुरुष थे उनको नागरिकता प्राप्त थी, जो कि दास नहीं थे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर महिलाओं को शामिल नहीं किया इन्होंने। तो वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरी द्वारा की जाती थी और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, इसी वजह से वो स्टेटमेंट 4 हमारी गलत है। तो व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे और एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी
नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ध्यान रखेंगे किस किस को नहीं मिले नागरिक अधिकार एथेंस में। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।